कुरोज़ुका फोकलोर की दुनिया की बहुत ही जानी मानी डेमोनिक वुमेन है। कुरोज़ुका को कई नामों से जाना जाता है। कुरोज़ुका नाम भी उसे उस जगह के नाम पर दिया गया है जिस जगह को वो हॉन्ट करती है, द ब्लैक माउंट्स, मतलब काली पहाड़ी। इसके अलावा उसे डीमन ऑफ अटाचिकाहारा या सिंपली ओनी बाबा से भी रेफर किया जाता है, जिसका लिटरल मीनिंग है एक डेमोनिक बुढ़िया। अगर आपका कभी कुरोज़ुका से सामना हो जाए तो आपको एक नॉर्मल सी लाचार दुखों की मारी बूढ़ी औरत की तरह ही लगेगी जिसे मदद की जरूरत है। लेकिन अगर बहुत ही क्लोजली उसके अपीयरेंस, उसके हाव भाव को आप देखेंगे तो आपको वो एक साइको बुढ़िया की तरह लग सकती है। मगर फिर भी ये इतना भी बड़ा कोई इशू नहीं है जिससे आप डर जाएं। कुरोज़ुका यूजुअली रोड के किनारे खड़ी रहकर वहां से गुजरने वाले यात्रियों के इंतजार में रहती है, और जैसे ही उसकी नजर अपने शिकार पर पड़ जाती है तो वो उस यात्री को बहला फुसला कर रात भर ठहरने के लिए अपने पास की गुफा में ले आती है। अब सफर से थका रहा इंसान जैसे उस बुढ़िया की गुफा में चैन की नींद ले रहा होता है, कुरोज़ुका उसी नींद में उसे मार के नोच नोच के खा जाती है। कुरोज़ुका को कुरोज़ुका नाम कैसे मिला, वो एक डीमन कैसे बन गई, इससे जुड़ी कहानियां तो बहुत है, पर सबसे पॉपुलर कहानी है जापान के प्रेजेंट डे क्योटो सिटी में एक हस्बैंड वाइफ रहते थे जिनके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी, बस कमी थी एक बच्चे की। पर ये कमी भी बहुत जल्द पूरी हो जाती है जब एक प्यारी सी बेटी उनके घर में जन्म लेती है। पर कुछ ही सालों में उनकी खुशियों को ग्रहण लग जाता है। उनकी बेटी एक सीरियस बीमारी का शिकार हो गई थी, और सबसे ज्यादा चिंता की बात तो ये थी कि इन 5 सालों में उनकी बच्ची ने एक वर्ड तक नहीं बोला था। हस्बैंड वाइफ अपनी बच्ची को कई फेमस डॉक्टर्स के पास ट्रीटमेंट के लिए ले जाते हैं, पर इस बीमारी का कोई क्योर ही नहीं मिल रहा था। हर तरफ से निराश होने के बाद उनकी मुलाकात एक ऐसे डॉक्टर से होती है जिनके पास इलाज तो था, पर उस इलाज का तरीका रोंगटे खड़े कर देने वाला था। इस सीरियस बीमारी के इलाज के लिए उन्हें एक प्रेग्नेंट औरत की अनबॉर्न बेबी का ताज़ा ताज़ा लिवर चाहिए था, जिसे खा कर ही उनकी बच्ची ठीक हो सकती है। वो कपल अपनी बच्ची को लेके इतना परेशान और डेस्परेट हो चुके थे कि वो इस हॉरिफाइंग ट्रीटमेंट के लिए भी तैयार हो जाते हैं। अब वो कपल अनबॉर्न बेबी का लिवर लाने का काम अपनी बच्ची की नैनी को सौंप देते हैं। ये टास्क जितना सुनने में डिस्टर्बिंग था, उससे कई ज्यादा क्रीपी इसे अंजाम देना था। वो नैनी इन 5 सालों में उस बच्ची का ध्यान रखते रखते उस बच्ची से काफी इमोशनली अटैच्ड हो चुकी थी। एट द एंड वो इस काम को पूरा करने के लिए तैयार हो जाती है। पहला रीजन तो था कि वो खुद भी उस बच्ची को ठीक होते देखना चाहती थी, और दूसरा रीजन था कि इस काम को करने के बदले में उसे मोटी रकम मिलने वाली थी। नैनी को इतना तो आइडिया था कि इस काम में समय तो लगेगा। ऐसी प्रेग्नेंट लेडी को ढूंढना जो अपनी मर्जी से अपना फीटस उसे दे दे, ये काम आसान भी नहीं होने वाला है। वो घर जाके अपनी इकलौती बेटी को पूरा मामला समझाती है और उसे अपने हाथों से बना प्रोटेक्टिव एमुलेट पहना के उसे आंसू भरी आंखों के साथ अलविदा करती है, इस प्रॉमिस के साथ कि वो बहुत ही जल्द इस काम को पूरा करके वापस आ जाएगी। अपने घर से दूर और इस सिटी से बाहर जाते जाते उसने खुद से ही कसम खा ली थी कि अब तो वो यहाँ वापस तभी आएगी जब वो अपना काम पूरा कर चुकी होगी। दिन बीते, हफ्ते बीते, महीने बीत गए, पर जिस चीज की तलाश में वो थी, वो तलाश खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। कोई भी आम औरत खुद से अपने बच्चे को मौत के मुंह में कैसे डाल सकती है। उस समय में आज की तरह कोई हॉस्पिटल और इंस्टीट्यूशन वगैरह भी नहीं होते थे जहाँ से उस नैनी को कुछ मदद मिल सके। सो उसे हर जगह से खाली हाथ लौटना पड़ रहा था। हर तरफ से निराशा मिलने के बाद हार मान के वापस लौटने की जगह वो इस टास्क को लेकर और भी ज्यादा ऑब्सेस्ड हो जाती है। उस पर जिद सवार हो गई थी कि उसे ये काम हर हालत में पूरा करना है, जल्द से जल्द पूरा करना है।
नैनी से अब और इंतजार नहीं हो रहा था। उन्हें अपनी बेटी के पास वापस जाना था। वो अपनी उस नॉर्मल सी हंसी खुशी से भरी लाइफ को मिस कर रही थी, पर उन्होंने जो खुद से कसम ली थी कि वो वापस तो काम पूरा करके ही जाएंगी, ये कसम उनकी जिद बन गई थी, जो उन्हें घर वापस जाने से रोक रही थी। और अब उसी जिद ने ऑब्सेशन का रूप ले लिया था, जो इवेंचुअली उन्हें सीधे रास्ते को छोड़ के एक खौफनाक रास्ते की तरफ मोड़ देती है। सबसे पहले वो इधर उधर भटकते भटकते अडाजिकाहारा नाम की जगह पर पहुंच जाती है। वहां से एक सीधी रोड निकलती थी जहां हर दिन ट्रैवलर्स का आना जाना लगा रहता था। वो नैनी वहीं कुछ दूरी पर बनी एक गुफा में अपना गुजर बसर भर का इंतजाम कर लेती है। रहने का तो इंतजाम हो गया, अब बस उसे करना था इंतजार सही मौके और सही शिकार का। कोई प्रेग्नेंट लेडी खुद से अपना बच्चा नहीं देगी तो क्या हुआ, वो बच्चा छीन लेगी। वो हर दिन प्रेग्नेंट लेडी के इंतजार में रोड पर सुबह से शाम तक खड़ी रहती थी, पर हर दिन उसे हताश होकर लौटना पड़ता था। धीरे धीरे उस नैनी के हाव भाव में बदलाव आने लगे थे। वो एक साइको की तरह बिहेव करने लगी थी, और वैसे भी उसने जो रास्ता चुना था वो एक नॉर्मल इंसान अपने नॉर्मल दिमाग के साथ तो सोचने से कतराएगा, चुनना तो दूर की बात है। उसका रोज रोड पे जाकर प्रेग्नेंट औरत के इंतजार का रूटीन चलता जा रहा था, और ऐसा करते करते दिन महीनों में और महीने सालों में बदल चुके थे। पर एक दिन नैनी की तलाश खत्म होती है जब उन्हें रोड से एक प्रेग्नेंट औरत गुजरते हुए दिखती है। वो औरत अकेली थी और वो इधर उधर देखते हुए कंफ्यूज एक्सप्रेशन के साथ धीरे धीरे चल रही थी, ऐसे वो यहाँ किसी को ढूंढ रही हो। नैनी की आंखें खौफनाक रूप से चमक उठती हैं। आज फाइनली उनका मिशन पूरा होने वाला था। डेस्परेशन और पागलपन के कंट्रोल में आकर वो शेर की तरह प्रेग्नेंट औरत पर झपट पड़ती है। बिना एक पल गवाए वो अपना तेज धार वाला खंजर निकाल के उस औरत के पेट को चीर के रख देती है, और वो तब तक बेतहाशा उस पर वार करती रहती है जब तक उस औरत का फीटस बाहर को नहीं आ जाता। फीटस को हाथ में लेके वो एक और चीरा लगाती है, और दूसरे पल लिवर उसके हाथ में था। उस लिवर को वो ऐसे खुशी से हवा की ओर उठाती है जैसे एक बच्चे को सालों की कठिन तपस्या के बाद क्लास में फर्स्ट आने की ट्रॉफी मिली हो। उसने अभी अभी एक मासूम सी औरत और उसके बच्चे का खून किया है, पर उसके चेहरे पर रिग्रेट का एक भी भाव नहीं था। उल्टा वो तो खुशी से उछल रही थी कि अब उसे अपने घर वापस जाने से कोई नहीं रोक सकता। अपने थॉट से बाहर आते ही अचानक से उसकी नजर उस औरत के गले में पड़े एम्यूलेट पर पड़ती है, जो फिलहाल तो खून से लथपथ था, पर इसके बावजूद भी उसके लिए इस एम्यूलेट को पहचानना मुश्किल नहीं था। अपने होशो हवास में आते ही उसे रियलाइज होता है कि उससे कितना बड़ा पाप हो चुका है। उसने अपने हाथों से अपनी बेटी और अपने ग्रैंड चाइल्ड को मार डाला। जिस बेटी को फाइनेंशियली बेटर लाइफ देने के लिए उसने ये सब किया, अपनी जिंदगी के इतने साल दर दर भटकते हुए बिताए, आज उसी बेटी का खून उसके हाथों में लगा हुआ है। इसका गिल्ट और पेन उस नैनी पर इस कदर हावी हो जाता है कि वो नैनी पागलपन और नफरत की ऐसे दलदल में धंस जाती है जिससे अब वो कभी बाहर नहीं आ सकती थी। इस दिन के बाद से वो एक योकाई कुरोसुका में बदल जाती है, जो कई तरह की काली शक्तियों की ओनर बन चुकी थी। उसे इंसानों का मांस खाने में मजा आने लगा था, और बस उसके बाद से ही उसका इंसानों को लुभा के अपनी गुफा में लाकर उन्हें मार कर खाने का सिलसिला शुरू हो जाता है, जो शायद अब तक जारी है। लेकिन अकॉर्डिंग टू नोआ, इनकी स्टोरी के अकॉर्डिंग एक बार वहां से गुजरते हुए बुद्धिस्ट प्रीस्ट नेम्ड योगी का सामना इस कुरोसुका से हो जाता है, जो कुरोसुका की बात मानकर उसकी गुफा में ठहरने को आ जाता है। कुरोसुका आग जलाने की लकड़ियां लेने जंगल को जाती है, पर जाने से पहले वो उस प्रीस्ट को स्पेशली रिक्वेस्ट करके जाती है कि आप कहीं भी जा सकते हैं, पर प्लीज पीछे वाले रूम में मत जाइएगा, मेरा कुछ पर्सनल सामान रखा है उसमें। कुरोसुका की रिक्वेस्ट उस प्रीस्ट को क्यूरियस कर देती है कि आखिर ऐसा भी क्या पर्सनल रखा है इन्होंने उस कमरे में।
हालांकि उस बूढ़ी औरत की बात की इज्जत रखते हुए वो उस रूम में ना जाने का मन बना चुके थे, बट इधर उधर टहलते हुए जब वो उस रूम के पास से निकल रहे थे तभी उनकी नाक में अजीब सी सड़े हुए मांस जैसी स्मेल पहुंचती है। अब उनसे रुका नहीं जाता। उस प्रीस्ट को उस रूम में इंसानों की हड्डियों और सड़े गले बॉडी पार्ट्स का पूरा ढेर लगा हुआ मिलता है। खतरे को भाप के वो प्रीस्ट तुरंत उस गुफा से भाग लेता है, मगर तब तक कुरोसका गुफा में वापस आके पूरा माजरा समझ के उसके पीछे लग चुकी थी। वो अपनी डरावने उनी बाबा अवतार में आ चुकी थी। प्रीस्ट और कुरोसका के बीच एक काइंड ऑफ बैटल होती है जिसमें प्रीस्ट होली प्रेयर्स और मंत्रास के थ्रू कुरोसका के इविल स्पिरिट को कंट्रोल में कर लेते हैं। एंड फिर कुछ बुद्धिस्ट मॉन्क्स को बुला के वो कुरोसका की बॉडी को अपुकोमा नाम की रिवर के पास की काली पहाड़ी पे दफना के उसकी आत्मा को मोक्ष दिला देते हैं और इस तरह कुरोसका की कहानी खत्म हो जाती है। बट क्योंकि ये नोआ के एक थिएट्रिकल प्ले में दिखाई गई स्टोरी थी, इसलिए कुछ लोग इस नोआ वर्जन को मानते हैं, पर कुछ मानते हैं कि कुरोसका अभी भी अटाचिकाहारा में अपना शिकार ढूंढती फिरती है और उसकी गुफा में जो गया वो कभी वापस नहीं लौटा। कहा जाता है कि जहाँ कुरोसका और प्रीस्ट यूके के बीच बैटल हुई थी उस जगह पर बाद में यूके ने एक टेम्पल बनवा दिया था जिससे ये जगह इविल ऑरास से प्रोटेक्टेड रहे। प्रेजेंट में इसे लोग नियॉन मात्सु के मायोमिसांग कांजी जी के टेम्पल के नाम से जानते हैं। इस टेम्पल में कुरोसका ओनी बाबा की स्टैचू के अलावा उसकी ग्रेव, उसकी गुफा, इवन वो तालाब भी मिल जाएगा जिस तालाब से जुड़ी मान्यता है कि कुरोसका इंसानों को मारने के बाद अपने खून से सने हुए बुचर नाइफ को इसी तालाब के पानी में ही धुला करती थी। इस टेम्पल के अंदर एक म्यूजियम भी बना है जो पूरी तरह से उनी बाबा को डेडिकेटेड है। अगर आप उनी बाबा की स्टोरी को और करीब से जानना और महसूस करना चाहते हैं तो इस टेम्पल को आप विजिट कर सकते हैं। बाय द वे 1888 में इस टेम्पल में कुरोसका के ग्रेव के पास से उसका बुचर नाइफ भी रिट्रीव हुआ था। लोग इस रस्टिक नाइफ को श्रापित मानते हैं। लोगों ने ऐसे स्ट्रॉन्ग क्लेम्स किए हैं कि ये नाइफ केवल 16 से 18 एज के बाद की वुमेन को ही अफेक्ट करता है और ऐसे वुमेन अगर इस नाइफ को होल्ड करती है तो शुरुआती दौर में तो उन्हें माइनर सा चेंज फील होता है, लाइक इरिटेशन होने लगना, बातों बातों पर थोड़ा अग्रेसिव होने लगना, लेकिन कुछ समय बीत जाने के बाद उस वुमेन में धीरे धीरे कच्चे मांस को खाने की क्रेविंग पैदा होने लगती है एंड इवेंचुअली उस वुमेन की भूख इतनी हद तक बढ़ जाती है कि वो बिना हेजिटेशन के सामने आने वाली हर जिंदा चीज, चाहे वो जानवर हो या इंसान, उन्हें मार कर बड़े ही शौक से खाना शुरू कर देती है। अब कुरोसका की स्टोरी कितनी सच्ची है कितनी झूठी इसका तो कुछ कहा नहीं जा सकता। हाँ, पर स्टोरी से ये सबक जरूर मिलता है कि हमें ऐसे ही मुंह उठा के किसी अनजान के घर पर नहीं चले जाना चाहिए, चाहे मदद मांगने या देने वाली कुरोसका जैसी डीमन हो या फिर भले कोई इंसान ही। जस्ट बी अलर्ट एंड बी सेफ।